2022 की पश्चिम बंगाल की विधानसभा की चुनाव थी और आपको जानकारी है कि ममता बनर्जी ये बेहद आक्रामक नेता हैं। इसी समय भारतीय जनता पार्टी कोशिश कर रही थी कि पश्चिम बंगाल में हमें जमीन मिलनी चाहिए या सत्ता मिलनी चाहिए, लेकिन चाहे जितनी भी कोशिश की जाए, भारतीय जनता पार्टी सत्ता के करीब जाएगी ऐसी कोई संभावना नहीं थी। इसी समय ममता बनर्जी के गुट का टीएमसी का एक मोहरा भाजपा के जाल में फंस गया था। वो थे शुभेंदु अधिकारी। शुभेंदु अधिकारी भाजपा में गए, इसलिए ममता बनर्जी ने मानो हंगामा खड़ा कर दिया। ममता बनर्जी ने शुभेंदु अधिकारियों को गद्दारों में गिनना शुरू किया। उन्होंने कहा कि इस गद्दार को सबक सिखाना ही होगा। शुभेंदु अधिकारी को हराने के लिए शुभेंदु अधिकारी का जो विधानसभा क्षेत्र था नंदीग्राम, उस नंदीग्राम विधानसभा क्षेत्र में ममता बनर्जी ने ऐलान किया कि मैं खुद इस गद्दार को हराने के लिए नंदीग्राम जाऊंगी और वहीं जाकर उसका पराभव करूंगी। इसके लिए ममता बनर्जी ने 2021 की विधानसभा चुनाव नंदीग्राम से लड़ी, लेकिन आखिर जब नतीजे आए तो पता चला कि बेहद कांटे की टक्कर वाली लड़ाई में शुभेंदु अधिकारी ने 1956 वोटों से ममता बनर्जी को ही हरा दिया। जो आगे मुख्यमंत्री बनने वाली थी, उन्हीं की हार हो गई। अब शुभेंदु अधिकारी भले ही जीत गए थे, लेकिन पूरे राज्य में 294 में से सिर्फ 77 सीटें भारतीय जनता पार्टी को मिली थी। टीएमसी की मुख्यमंत्री भले हार गई थीं, लेकिन टीएमसी को 200 से ज्यादा सीटें मिली थीं। इसलिए सत्ता में एक बार फिर तृणमूल कांग्रेस आने वाली थी और ममता बनर्जी ही मुख्यमंत्री बनने वाली थी, ये लगभग तय हो गया था। लेकिन फिर भी अगले 5 सालों में शुभेंदु अधिकारी विपक्ष के नेता बने। उन्होंने जिस तरीके से पश्चिम बंगाल में आंदोलन खड़ा किया, आक्रामक तरीके से प्रचार किया, ममता बनर्जी को घेरा और ये सब करके पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी को आज के दिन तक पहुंचाया, जब भाजपा का आदमी पश्चिम बंगाल का मुख्यमंत्री बनने जा रहा है। और इसलिए आज भारतीय जनता पार्टी ने पश्चिम बंगाल के अगले मुख्यमंत्री के तौर पर शुभेंदु अधिकारी का चयन किया। शुभेंदु अधिकारी का ये राजनीतिक सफर कमाल का है। एक समय ममता बनर्जी के बेहद करीबी रहे शुभेंदु अधिकारी आखिर उनके खिलाफ क्यों गए? ममता बनर्जी के लिए कुछ भी करने को तैयार रहने वाले शुभेंदु अधिकारी ने कैसे ममता बनर्जी को उन्हीं के राज्य में, उनके घर में जाकर 2026 में खत्म कर दिया, ये सब देखेंगे आज के इस वीडियो में। मैं हूं संतोष और आप देख रहे हैं स्क्रोल नेशन। 15 दिसंबर 1970 को पश्चिम बंगाल के पूर्व मेदिनीपुर नाम के जिले के कांथी नाम के शहर में शुभेंदु अधिकारी का जन्म हुआ। शुभेंदु अधिकारी महिष क्षत्रिय जाति से आते हैं। उनकी जाति बताने का कारण मैं आपको आगे बताऊंगा। मुद्दा यह है कि उनका परिवार एक स्वतंत्रता सेनानी का परिवार था। घर में कांग्रेस की विरासत थी। उनके पिता शिशिर अधिकारी भी कांग्रेस के नेता थे। 1982 में उनके पिता कांग्रेस से विधायक बने थे। आगे 1995 में भी विधायक बने, लेकिन उससे पहले ही 1989 में शुभेंदु अधिकारी राजनीति में उतर चुके थे। लेकिन 1989 में जब वे राजनीति में आए, उस समय पश्चिम बंगाल में वामपंथी दलों का दबदबा था। सीपीआई और सीपीएम का बोलबाला था। उनके गुंडे, आज ममता बनर्जी ने जिस तरह की टोली पश्चिम बंगाल में खड़ी की है, जो गुंडागर्दी और भीड़तंत्र खड़ा किया है, उसकी नींव उन्हीं वामपंथी दलों ने रखी थी। इससे समझिए कि पश्चिम बंगाल में वामपंथी दलों के खिलाफ कांग्रेस नेता के तौर पर काम करना, एनएसयूआई यानी छात्र संगठन के नेता के रूप में काम करना कितना मुश्किल रहा होगा। लेकिन शुभेंदु अधिकारी ने ये किया। उनके घर में लड़ाकू होने की विरासत थी। जैसा बताया, उनके दादा स्वतंत्रता सेनानी थे। इसी से आगे 1995 में उन्होंने पहली बार कांथी नगरपालिका की पार्षद पद की चुनाव लड़ी और जीत गए। उसी साल उनके पिता विधायक बने थे। 1998 में उनकी नेता यानी पश्चिम बंगाल में कांग्रेस की नेता रहीं ममता बनर्जी ने कांग्रेस छोड़ दी और उन्होंने अपनी पार्टी बनाई, ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस। उनके साथ ही शिशिर अधिकारी भी चले गए और उनके बेटे शुभेंदु अधिकारी, दिव्येंदु अधिकारी भी टीएमसी में शामिल हो गए। घर में राजनीति का माहौल था और पिता बड़े नेता थे, लेकिन इसके बावजूद 2001 की विधानसभा चुनाव शुभेंदु अधिकारी ने लड़ी और उसमें उनकी हार हुई। फिर 2004 में लोकसभा चुनाव भी लड़ा, लेकिन उस समय लक्ष्मण चंद्र सेठ ने उन्हें बुरी तरह हरा दिया। 2 बार हारने के बाद भी उन्होंने चुनाव लड़ना नहीं छोड़ा। इसी दौरान उनके पिता 2004 में जीतकर लोकसभा पहुंचे और आगे चलकर मनमोहन सिंह की सरकार में ग्रामीण विकास राज्य मंत्री भी रहे। ये सब होने के बावजूद शुभेंदु अधिकारी का व्यक्तिगत राजनीतिक ग्राफ ऊपर नहीं जा रहा था। आखिरकार 2006 में कांथी विधानसभा क्षेत्र, जो उनके पिता का पारंपरिक क्षेत्र था, वहां से वे पहली बार विधायक बने और विधानसभा पहुंचे। 2007 में शुभेंदु अधिकारी की जिंदगी में एक बड़ी घटना हुई। अब तक वे एक सामान्य कार्यकर्ता थे, विधायक भी बन चुके थे, लेकिन उनका राजनीतिक ग्राफ तेजी से ऊपर नहीं जा रहा था।
मगर 2007 में ऐसी घटना हुई कि वे पश्चिम बंगाल के बड़े नेता बन गए, अपने पिता से भी बड़े। आखिर हुआ क्या? उस समय नंदीग्राम में बुद्धदेव भट्टाचार्य की वामपंथी सरकार थी। इस सरकार ने फैसला किया कि वहां एक SEZ स्पेशल इकोनॉमिक जोन परियोजना लाई जाएगी। इसके तहत नंदीग्राम की लगभग 10,000 एकड़ जमीन अधिग्रहित की जानी थी और इंडोनेशिया के सलीम ग्रुप की मदद से एक केमिकल हब बनाया जाना था। इसके लिए जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू हुई, लेकिन वहां के किसानों ने इसका विरोध किया। वहां के किसान महिष क्षत्रिय समुदाय से थे, उसी जाति से जिससे शुभेंदु अधिकारी आते थे। इसलिए शुभेंदु अधिकारी के लिए उनका नेतृत्व करना जरूरी बन गया और उन्होंने ये किया। उनके साथ उनकी नेता ममता बनर्जी भी मैदान में उतर गईं। उस समय जमीन आंदोलन की लड़ाई में शुभेंदु अधिकारी सबसे आगे थे। जनवरी से मार्च 2007 के बीच ऐसी स्थिति बन गई थी कि सरकार का कोई अधिकारी या पुलिसकर्मी नंदीग्राम में प्रवेश तक नहीं कर पा रहा था। किसानों ने पूरे इलाके को घेर रखा था, लेकिन बाद में सरकार ने करीब 3,000 पुलिसकर्मी वहां भेजे और आंदोलन कुचलने की कोशिश की। इस दौरान किसानों और पुलिस के बीच संघर्ष हुआ, जिसमें लगभग 14 लोगों की गोलीबारी में मौत हो गई। असली संख्या इससे ज्यादा भी हो सकती है, लेकिन इस संघर्ष से शुभेंदु अधिकारी का नेतृत्व चमक कर सामने आया। ममता बनर्जी का नेतृत्व भी मजबूत हुआ। इसके बाद सिंगूर में टाटा की नैनो परियोजना के लिए भी बड़े पैमाने पर जमीन अधिग्रहण होना था। इसका भी ममता बनर्जी और शुभेंदु अधिकारी ने विरोध किया। वे इस आंदोलन में भी आगे रहे। ममता बनर्जी अनशन पर बैठी। आखिरकार टाटा की वो परियोजना पश्चिम बंगाल से रद्द हो गई और बाद में गुजरात चली गई। उस समय गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी थे, जिन्होंने टाटा से कहा कि आप गुजरात आइए, हम ये प्रोजेक्ट जल्दी मंजूर करेंगे। ये सब होते हुए भी टीएमसी लगातार मजबूत होती गई। एक तरह से पश्चिम बंगाल में टीएमसी सबसे बड़ी पार्टी बन गई और इसमें ममता बनर्जी के साथ शुभेंदु अधिकारी का भी बड़ा योगदान था। आगे चलकर शुभेंदु अधिकारी ने 2009 का लोकसभा चुनाव जीता और 2014 का भी चुनाव जीता, लेकिन तब तक 2011 में पश्चिम बंगाल में टीएमसी की सरकार आ चुकी थी और ममता बनर्जी मुख्यमंत्री बन चुकी थी। अब शुभेंदु अधिकारी राज्य की राजनीति में वापस आना चाहते थे। उन्होंने 2016 की विधानसभा चुनाव नंदीग्राम से लड़ी और आसानी से जीत गए। 2016 की उस चुनाव के बाद उन्हें पश्चिम बंगाल में परिवहन मंत्रालय मिला। उस समय भले ही उनके पास परिवहन मंत्रालय था, लेकिन सरकार में उन्हें नंबर 2 का नेता माना जाता था। ममता बनर्जी के बाद सबसे ज्यादा उन्हीं का नाम लिया जाता था। लेकिन इसी दौरान भारतीय जनता पार्टी कोशिश कर रही थी कि किसी भी तरह पश्चिम बंगाल में अपनी पकड़ बनाई जाए और वहां प्रवेश किया जाए। और अपने इस प्रयास में भारतीय जनता पार्टी आमतौर पर जैसा करती है, वैसे ही ईडी और सीबीआई जैसी एजेंसियों का इस्तेमाल कर रही थी। उसी समय पश्चिम बंगाल में शारदा चिटफंड घोटाला सामने आया। ये लगभग 25,000 करोड़ रुपए का घोटाला बताया गया, जिसमें सुदीप्तो सेन और देवयानी मुखर्जी के नाम प्रमुख रूप से सामने आए। इस मामले में एक नाम शुभेंदु अधिकारी का भी जोड़ा गया। इसके बाद सीबीआई और ईडी की जांच शुरू हुई और शुभेंदु अधिकारी भी इन एजेंसियों की जांच के घेरे में आ गए। इसी दौरान पश्चिम बंगाल में एक और बड़ी राजनीतिक घटना हो रही थी, अभिषेक बनर्जी का उभार। अभिषेक बनर्जी ममता बनर्जी के भांजे हैं। जैसे जैसे उनकी उम्र और राजनीतिक सक्रियता बढ़ी, वे चुनाव जीतकर सामने आए और धीरे धीरे पार्टी में अपना हक मांगने लगे। ममता बनर्जी के बाद टीएमसी के भविष्य के तौर पर अभिषेक बनर्जी को देखा जाने लगा। स्वाभाविक रूप से चाहे शुभेंदु अधिकारी कितने भी सक्षम और प्रभावशाली हों, लेकिन ममता बनर्जी के भांजे होने की वजह से पार्टी में अभिषेक का प्रभाव बढ़ने लगा और लोग शुभेंदु अधिकारी की बजाय अभिषेक की बात ज्यादा सुनने लगे। ममता बनर्जी की भी यही अपेक्षा थी कि पार्टी के सभी लोग अभिषेक बनर्जी की बात मानें और उनके खिलाफ ना जाएं। इसी वजह से शुभेंदु अधिकारी, अभिषेक बनर्जी और ममता बनर्जी के बीच टकराव बढ़ने लगा। शुभेंदु अधिकारी को लगने लगा कि उन्हें पार्टी में उनका उचित अधिकार नहीं मिल रहा। आखिरकार दिसंबर 2020 में शुभेंदु अधिकारी ने टीएमसी छोड़ दी और अमित शाह की मौजूदगी में भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। ये सब 2021 की विधानसभा चुनाव से सिर्फ 5 महीने पहले हुआ था। लेकिन जैसा पहले बताया, 2021 की विधानसभा चुनाव में शुभेंदु अधिकारी ने भले ही ममता बनर्जी को हराया हो, लेकिन सत्ता टीएमसी की ही आई। ममता बनर्जी फिर से मुख्यमंत्री बनी और शुभेंदु अधिकारी पश्चिम बंगाल विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष बने। शुभेंदु अधिकारी ममता बनर्जी की ही राजनीतिक शैली में तैयार हुए नेता हैं। इसलिए जितनी आक्रामक ममता बनर्जी हैं, उतने ही आक्रामक शुभेंदु अधिकारी भी माने जाते हैं। बाद में उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की हिंदुत्व राजनीति को अपनाया और भी ज्यादा आक्रामक तरीके से जनता तक पहुंचने लगे। इस दौरान पश्चिम बंगाल में जितने भी बड़े घोटाले सामने आए, जैसे शिक्षक भर्ती घोटाला, राशन घोटाला और आरजी का रेप केस, इन सभी मुद्दों पर शुभेंदु अधिकारी ने
ममता सरकार को कटघरे में खड़ा किया। इसके अलावा भ्रष्टाचार और महिलाओं के खिलाफ अपराधों के मामलों में भी उन्होंने सरकार को लगातार घेरा। एक और अहम घटना संदेश खाली में महिलाओं पर हुए अत्याचार की थी। उस मामले में भी शुभेंदु अधिकारी ने पीड़ित महिलाओं की आवाज उठाई। इन सभी मुद्दों की वजह से ममता बनर्जी राजनीतिक दबाव में आने लगी। एक नेता प्रतिपक्ष सरकार को किस तरह घेर सकता है और कैसे सरकार की मुश्किलें बढ़ा सकता है, इसका उदाहरण शुभेंदु अधिकारी ने पेश किया। आखिरकार 2026 की विधानसभा चुनाव घोषित हुई। उस समय अमित शाह पश्चिम बंगाल पहुंचे और उन्होंने एक सभा में शुभेंदु अधिकारी से कहा कि पिछली बार आपने अपने विधानसभा क्षेत्र नंदीग्राम में ममता बनर्जी को हराया था, लेकिन इस बार ममता बनर्जी को उनके ही घर में जाकर हराना है, यानी भवानीपुर में। इसी वजह से अमित शाह ने शुभेंदु अधिकारी से कहा कि वे 2 जगहों से चुनाव लड़ें, नंदीग्राम और भवानीपुर। और इस बार शुभेंदु अधिकारी ने भवानीपुर में भी ममता बनर्जी को हरा दिया। इस बार फिर ममता बनर्जी विधायक नहीं बन सकीं और अब शुभेंदु अधिकारी पश्चिम बंगाल के नए मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। शुभेंदु अधिकारी मुख्यमंत्री बनने के बाद पश्चिम बंगाल की राजनीति की स्थिति कुछ ऐसी होने वाली है कि ममता बनर्जी को विपक्ष की नेता के रूप में विधानसभा में आना पड़ेगा। लेकिन उनके पास आज 80 विधायक हैं और उनमें से अगर किसी एक विधायक ने भी इस्तीफा दिया तो उस सीट पर ममता बनर्जी को उपचुनाव लड़ना पड़ेगा और वो चुनाव उनके लिए आसान नहीं होगा। मतलब ममता बनर्जी के लिए विधायक बनना भी मुश्किल हो सकता है, क्योंकि सामने मुख्यमंत्री के रूप में शुभेंदु अधिकारी होंगे। महाराष्ट्र जैसे कुछ राज्यों में विधानसभा और विधान परिषद दोनों होती हैं, इसलिए मुख्यमंत्री अगर विधानसभा से नहीं जीतता तो विधान परिषद के जरिए भी मुख्यमंत्री बन सकता है। लेकिन पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री बनने के लिए विधानसभा से चुना जाना जरूरी होता है और विधानसभा में पहुंचने के लिए अगर किसी सीट पर उपचुनाव हुआ भी तो ममता बनर्जी के लिए जीत आसान नहीं होगी, क्योंकि सामने शुभेंदु अधिकारी की पूरी ताकत होगी। इसलिए अब आगे पश्चिम बंगाल की राजनीति में क्या होता है, इस पर सबकी नजर बनी रहेगी। लेकिन शुभेंदु अधिकारी के इस पूरे सफर, उनके संघर्ष, जिस तरह उन्होंने ममता बनर्जी को सत्ता तक पहुंचाने में मदद की और फिर उन्हीं को चुनौती देकर सत्ता से नीचे खींचा, इस पूरे घटनाक्रम पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट्स में जरूर बताइए। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक देखते रहिए स्क्रोल नेशन। जय हिंद।